अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हमारी डिस्कशन होगी लासो रिग्रेशन पे। जिस तरह रिज रिग्रेशन लीनियर रिग्रेशन की एक वेरिएशन थी, सिमिलरली लासो भी ये एक वेरिएशन है लीनियर रिग्रेशन की। लासो रिज की तरह ही काम करता है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि रिज जो है वो L2 नॉर्मलाइजेशन रेगुलराइजेशन करता है, जबकि लासो L1 रेगुलराइजेशन परफॉर्म कर रहा है। बाकी वर्किंग मैकेनिज्म लासो और रिज का सेम है। अब L1 रेगुलराइजेशन करने से जो डिफरेंस आता है वो ये है कि द कॉन्सिक्वेंस ऑफ L1 रेगुलराइजेशन इज दैट when using the lasso some coefficients are exactly zero, जबकि रिज के केस में आपको याद होगा कि वहां पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो नियर टू जीरो होते हैं, जबकि यहाँ पे L1 में या लासो में हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाती है। अब जब कुछ कोफिशिएंट्स की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है तो उनके साथ जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं उनका भी इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। So this means that some features are entirely ignored by the model. So इसी चीज को हम फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऑटोमेटिक फीचर इंजीनियरिंग में। किस तरह कि जब आपने लासो अप्लाई किया और इम्पोर्टेंट फीचर्स आइडेंटिफाई करने, तो वो पर्टिकुलर फीचर्स जिनकी जो कोफिशिएंट है वो एग्जैक्टली जीरो है, तो ऑटोमेटिकली वो फीचर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो वाले फीचर्स जिनके कोफिशिएंट ग्रेटर देन जीरो हैं वो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, तो आप उनको उस तरह रैंक कर सकते हैं। So having some coefficients be exactly zero often makes the model easier to interpret and can reveal the most important features of your model. So इस डिस्कशन को जरा कंक्लूड करते हैं जो अभी तक हमने की है। लॉसो भी वेरिएशन है लीनियर रिग्रेशन की। जिस तरह आपके पास लीनियर रिग्रेशन काम करता है उसी तरीके से लॉसो भी काम कर रहा है और उसी तरीके से रिज भी काम कर रहा है। रिज यूज कर रहा है L2 नॉर्मलाइजेशन और लासो यूज कर रहा है L1 नॉर्मलाइजेशन। अगेन यहाँ पे जिस तरह लासो में रिज में हमारे पास अल्फा एक पैरामीटर था जो कि मॉडल की कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर रहा है, लासो में भी हमारे पास अल्फा पैरामीटर होगा जो कि उसकी कम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल कर रहा है। सो नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। जो डेटा सेट हम यूज कर रहे हैं वो बोस्टन का डेटा सेट ही है। इस डेटा सेट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड में आप देखिए कि अब हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे वो कर रहे हैं यूजिंग लासो। लासो के लिए अगेन scikit-learn.linear मॉडल से हमने लासो को इंपोर्ट कर लिया, लासो को ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिट को कॉल किया ट्रेनिंग डाटा में, और नेक्स्ट हमने ट्रेनिंग डाटा पे उसका स्कोर कंप्यूट कर लिया यूजिंग लासो और टेस्टिंग डाटा पे भी स्कोर कंप्यूट कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि np.sum lasso डॉट कोएफिशिएंट अंडरस्कोर इज नॉट इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट हमें बताएगी कि कितने कोएफिशिएंट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं है। सो जब आप इसकी अगर आउटपुट देखें तो आपके पास जो ट्रेनिंग स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 0.29, टेस्टिंग स्कोर आ रहा है 0.21। इस वीडियो को पॉज करके मेरे क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इस रिजल्ट से आपको क्या लग रहा है कि मॉडल ओवरफिट है, मॉडल अंडरफिट है, या मॉडल बिल्कुल ठीक जनरलाइज है। गुड। इस केस में आपका जो मॉडल है वो अंडरफिट है। अंडरफिट का मतलब ये है कि इस सेटिंग के साथ जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो बहुत ही सिंपल है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग डाटा पे भी स्कोर कम आ रहा है और टेस्टिंग डाटा पे भी स्कोर कम आ रहा है। जबकि अगर आपको रिग्रेशन याद हो
तो रिग्रेशन के केस में आपके पास मॉडल ओवरफिट हो गया था. So as you can see, Lasso does quite badly both on training and test set. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लासो ने कितना पुअर परफॉर्म किया, जो कि वो इंडिकेट कर रहा है कि जो मॉडल है वो अंडरफिट है. अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है ये वाली स्टेटमेंट कि लासो ने तमाम के तमाम ट्रेनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 फीचर्स यूज किए. ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसने बाकी तमाम के तमाम फीचर्स के जो कोफिशिएंट्स थे उनको जीरो कर दिया. तो अराउंड 104 105 फीचर में से सिर्फ 4 को उसने कीप किया मॉडल के लिए. बाकी तमाम के तमाम फीचर्स के कोफिशिएंट जीरो हो गए थे और इसका मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं है. सो वी कैन फाइंड दैट ओनली 4 फीचर यूज 4 फीचर्स. So similar to the rich, Lasso also has a regression parameter alpha, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, that controls how strongly coefficients are pushed towards zero. So अभी जो डिफॉल्ट सेटिंग के लिहाज से ये मॉडल बिल्ड हुआ है उसने सिर्फ और सिर्फ 4 फीचर्स कीप किए हैं, बाकी तमाम के तमाम फीचर्स के जो कोफिशिएंट्स उनको जीरो कर दिया. So as we used above, the default अल्फा की वैल्यू 1.0 थी. अब हम आगे मूव करते हैं और अल्फा की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं और ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है. अब अगर आप नेक्स्ट पीस ऑफ कोड को देखें तो यहां पर अब हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो किया है अल्फा इज इक्वल टू 0.1 सेटिंग के साथ ऑन ट्रेनिंग डाटा एंड ट्रेनिंग डाटा. और फिर उसके बाद अब जब हमने इस मॉडल को ट्रेनिंग डाटा पे उसका स्कोर देखा तो आपके पास 0.9 आ रहा है और टेस्ट डाटा पे उसका स्कोर देखा तो 0.7 आ रहा है. तो इट मीन्स के जब हमने अल्फा की वैल्यू को रिड्यूस किया अब हमारा मॉडल ज्यादा जनरलाइज होता जा रहा है और अल्फा की वैल्यू कम करने से मॉडल की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही है. और अगर मैं इसकी वैल्यू को रिड्यूस करते करते बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दूं तो इवेंचुअली जो मॉडल बन जाएगा वो बन जाएगा लीनियर रिग्रेशन वाला और वो मॉडल फिर ओवरफिट हो जाएगा जैसा कि पहले हो चुका था. और अब इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स यूज हो रहे हैं फॉर प्रेडिक्शन दैट इज 33. तो 33 फीचर्स यूज हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग डाटा पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं स्कोर आ रहा है दैट इज 0.9 और टेस्टिंग डाटा पे भी 0.7 जो कि प्रीवियस वाले डिफॉल्ट सेटिंग के लिहाज से जो मॉडल बिल्ड हुआ था उससे काफी बेहतर है. नेक्स्ट अब अल्फा वैल्यू अलाउड अस टू फिट अ मोर कम्प्लेक्स मॉडल. हमने वो अलाउ कर रहा है मोर कम्प्लेक्स मॉडल विच वर्क बेटर ऑन द ट्रेनिंग एंड टेस्ट डाटा. और अब हम यहाँ पे 33 फीचर्स यूज कर रहे हैं. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. इफ वी सेट अल्फा टू लो, अब अगर हम अल्फा बहुत लो कर देंगे वी अगेन रिमूव द इफेक्ट ऑफ रेगुलराइजेशन. उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि रेगुलराइजेशन का इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एट द एंड हमारे पास लीनियर रिग्रेशन के ही रिजल्ट्स आ रहे होंगे. जैसे कि अब आप यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में अब हमने लॉसो का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वो बहुत ही कम अल्फा की वैल्यू से किया और यहाँ पे आप देखिए अब आपके पास ट्रेनिंग डाटा पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं दैट इज 0.95 और टेस्टिंग डाटा पे 0.64. सो अगेन यहाँ पे जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो लीनियर रिग्रेशन के करीब मिल रहा है. तो अब जो हमारा मॉडल है वो ओवर फिट हो चुका हुआ है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ फीचर्स यूज किए जा रहे हैं दैट इज 96. और अगेन मैं बताता जाऊँ नंबर ऑफ फीचर्स हम कैसे कह रहे हैं कैसे ये फाइंड कर रहे हैं वो तमाम फीचर्स जिनके कोफिशिएंट जीरो नहीं है सिर्फ हम उनको काउंट कर रहे हैं क्योंकि वही आगे रोल प्ले कर रहे होंगे. नेक्स्ट अब आप देखिए कि हमने जब इस सेटिंग के साथ डाटा वो क्रिएट किया तो हमारे पास
मॉडल ओवरफिट हो गया। आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में जो रिच जिस सेटिंग पे सबसे बेहतर रिजल्ट्स दे रहा था वो था 0.1, जिसमें हमारे पास ट्रेनिंग में जो रिजल्ट्स मिल रहे थे दैट इज 0.93 और टेस्टिंग पे जो रिजल्ट्स मिल रहा था स्कोर मिल रहा था दैट इज 0.7। जबकि इस केस में जो हमारे पास जो नंबर ऑफ फीचर्स यूज हो रहे थे, अब मैं रिच की बात करूं, लासो की बात नहीं कर रहा, ये प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस हुआ, वो हम 104 यूज कर रहे थे। जबकि अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वाले केस में हम जो टोटल नंबर ऑफ फीचर्स यूज कर रहे हैं वो 33 यूज कर रहे हैं और हमारे पास ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो स्कोर है वो उतना ही कंपेरेटिव मिल रहा है जितना कि यहाँ पे मिल रहा है। अब नेक्स्ट डायग्राम में जो आपको कंपैरिजन मिलेगा वो मिलेगा लासो की 3 डिफरेंट वेरिएशंस का, के लासो की जो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ क्या कोफिशिएंट की वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन थी, 0.1 के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी, 0.0001 के साथ क्या थी और रिच के साथ क्या डिस्ट्रीब्यूशन थी। आपको याद होगा भी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जब हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू थी अल्फा 1 तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 पैरामीटर्स फीचर्स यूज हो रहे थे, बाकी सारे के सारे फीचर्स की वैल्यू 0 थी। सो अब आप अगर इसको जरा फोकस करके देखें कि अल्फा 1 के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट ब्लू कलर का यूज कर रहे हैं, 0.01 के लिए हम रेड कलर यूज कर रहे हैं, 0.0001 के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर रहे हैं और रिच के लिए हम ये सर्कल यूज कर रहे हैं। और आप देखें कि जो अगर आप लासो अल्फा इज इक्वल टू 1 देखें तो आपको यहाँ पे वो पूरी की पूरी एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन नजर आ रही है जो कि इंडिकेट कर रही है कि इसके जो सारे के सारे जो फी कोफिशिएंट की वैल्यूज थी ऑलमोस्ट 100 कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है और बाकी इनकी 0 नहीं है, वो भी नियर टू 0 ही आ रही है एज कंपेयर टू जैसे ही अब हमने अल्फा की वैल्यू को डिक्रीज किया 0.1 तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपके पास रेड पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा रेड पॉइंट्स की वैल्यूज नियर टू 0 है, या हो सकता है कुछ की 0 भी है। वो भी आप देख सकते थे जब हमने पहले उसको आउटपुट किया था तो टोटल 33 या 32 फीचर्स यूज हो रहे थे और जब हमने लासो का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थ्रू अल्फा 0.0001 तो आपके पास काफी ज्यादा कोफिशिएंट ऐसे आ रहे हैं जिनकी वैल्यू 0 नहीं है और जब आपने रिच को किया तो आपके पास ऑलमोस्ट सारे सारे कोफिशिएंट थे जिनकी वैल्यू 0 नहीं थी और वो आपको इस तरह प्लॉट हुए हुए नजर आ रहे हैं। सो इस डिस्कशन से आप देख सकते हैं कि आपको ट्रू इंसाइट मिल सकती है लासो और रिच किस तरह जो कोफिशिएंट्स हैं, जो आपके पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं और उसका किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल सिस्टम के रिजल्ट्स पे। वन लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस वन के अगर आप इन प्रैक्टिस रिज रिग्रेशन यूज हो रही होती है आमतौर पे, लेकिन ऐसे scenarios, so in practice ridge regression is usually the first choice between these two models. However, if you have a large amount of features, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फीचर्स हैं और आपको ये लग रहा है कि उनमें से कम फीचर्स ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे डिसीजन मेकिंग में, तो देन लासो कुड बी द बेटर चॉइस. Similarly, if you would like to have a model that is easy to interpret, देखें रिच में आपके पास 104 फीचर्स आ रहे हैं जबकि लासो में कम फीचर्स आ रहे हैं। तो अगर कम फीचर्स हैं तो वहां से आपकी मॉडल की इंटरप्रेटेबिलिटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग कि वो क्यों ये डिसीजन कर रहा है, किन फीचर्स की बेस पे कर रहा है, वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी है. So Lasso will provide a model that is easier to understand as it will select only a subset of important features.
तो अगर आपका फोकस है मॉडल इंटरप्रेटेबल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, तो उस सिनेरियो में भी आप लासो को प्रेफर कर सकते हैं। सो होपफुली आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।